जी सर। फिर बात कर रहे थे मिलिट्री टीबी की। मिलिट्री टीबी कैसे स्प्रेड होता है? पहले लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए हार्ट में गया, राइट साइड पे, ठीक है, वेन सिस्टम में आके, अब जब राइट साइड पंप करेगी तो दोनों लंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डॉट की तरह के जो है ना लेजेंड बनते हैं दोनों लंग्स के अंदर, इसको कहते होते हैं मिलिट्री टीबी। अब ब्लड जब दोबारा फिर से लेफ्ट लंग, लेफ्ट बॉडी साइड पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पहुंचेगा लंग से होके पल्मोनरी वेन्स के जरिए, तो अब लेफ्ट बॉडी जो है वो, लेफ्ट साइड जो है वो पंप करेगी, तो सारा ब्लड जो है वो कहाँ चला जाएगा? टीबी वाला ब्लड है ये, ठीक है, पूरी बॉडी में। अब उसने जो है दूसरे आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट सिस्टम जो है वो अफेक्ट करने हैं। अब कौन कौन से सिस्टम अफेक्ट होते हैं? अब पूरी बॉडी में वो फैल चुका है, ठीक है। सिस्टेमिक मिलिट्री टीबी, पहले सिर्फ मिलिट्री टीबी लंग्स तक था, इसको क्या कहना है अभी आपने? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, लंग से हट के बाकी चीजें भी इफेक्ट होती हैं। कौन कौन सी चीजें? एड्रिनल ग्लैंड बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड बिल्कुल उड़ जाता है। इस पेशेंट को हो जाती है एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज क्या होता है? ग्लैंड ही नहीं रहा, डिस्ट्रक्शन हो गई है एड्रिनल ग्लैंड की, ठीक है, ना रहा कोर्टिसोल, ना रहा एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकोर्टिकॉइड मिनरलोकोर्टिकॉइड दोनों कम हो जाते हैं। तो एडिसन डिजीज की ये कॉमन काज है। एडिसन डिजीज एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रोनिक। तो क्रोनिक एडिसन डिजीज जो है वो किस वजह से होती है? टीबी की वजह से। डेवलपिंग कंट्री के अंदर एडिसन डिजीज की इन्फेक्टिव काज या टीबी है, ठीक है, और जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके अंदर एडिसन डिजीज की काज ऑटोइम्यून है। ये डिफरेंस है, ऑटोइम्यूनिटी, वो ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है। मैं आपको सिर्फ एडिसन डिजीज की बात कर रहा था कि एडिसन डिजीज की काज है टीबी जो है एड्रिनल ग्लैंड खत्म हो। नेक्स्ट क्या है? रीनल टीबी जो है, किडनी डैमेज हो गई, फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर जो है, ठीक है, किडनी फेल हो रहे हैं। ब्रेन की तरफ क्या? ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, ये भी उसकी कॉम्प्लिकेशन है टीबी की। टीबी पूरे बॉडी में स्प्रेड हो चुका है। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस जो है बहुत डेंजरस होती है बाकियों की निस्बत जो है, ठीक है। इसमें एक बड़ा सा, जब इसका सीटी स्कैन करते हैं ना, ये इसका मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट का, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को, आपको ना एक बहुत बड़ा सा एक मैस नजर आता है, एक्जुडेटिव लेजन होता है, उसको कहते होते हैं टुबरकुलोमा। टुबरकुलोमा, ये राउंडेड मैस होता है, ये टीबी के अंदर ब्रेन के अंदर बनता है। ये ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में है, ठीक है। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस का एक फीचर होता है, ये जो ब्रेन की जो बेस नहीं होती जहाँ पे ब्रेन स्टेम है, ठीक है, यहाँ से क्रेनियल नर्व निकल रही होती है। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के अंदर क्रेनियल नर्व नंबर 3 डैमेज हो रही है, 6 डैमेज हो रही है, एब्ड्यूसन डैमेज होती है, तो क्रेनियल नर्व का जो है वो लेजन लाजमी होता है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में एक्सुडेट जो होता है, जिस तरह गिलू चिपक जाता है ना ब्रेन के साथ, इतना थिक जो है वो एक्सुडेट होता है, वो सीएसएफ में नहीं आता, वो पूरी लेयर बन जाती है ब्रेन के थिक एक्सुडेट की जो है, ठीक है। ये होता है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के अंदर जो है। ट्यूबरकुलस अगर मेनिंजाइटिस इसको हो गया, नेक स्टिफनेस, हाई ग्रेड फीवर जो है, ये चीजें, इसको डायग्नोस कैसे करते होते हैं मेनिंजाइटिस को? लुम्बर पंक्चर करके आपने उसका सीएसएफ निकालना होता है, ठीक है। क्या निकालना है उसका? सीएसएफ। तो सीएसएफ में देखना है न्यूट्रोफिल है या लिम्फोसाइट है। अगर लिम्फोसाइट है, अगर लिम्फोसाइट्स है, तो ये जो मेनिंजाइटिस है वायरल भी हो सकती है, ये मेनिंजाइटिस जो है टीबी वाली भी हो सकती है, ठीक है। फिर सेकंड पे आपने क्या चेक करना है? हम तो टीबी पे फोकस कर रहे हैं। लिम्फोसाइट ज्यादा है किसके अंदर? सीएसएफ के अंदर। सेकंड पे आपने चेक करना है उसका ग्लूकोज का लेवल उसके अंदर। सीएसएफ में ग्लूकोज है, क्या वायरस ग्लूकोज खाता है? वायरस ग्लूकोज तो नहीं खाता ना। तो अगर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो और लिम्फोसाइट सीएसएफ में ज्यादा हो तो ये वायरल मेनिंजाइटिस होती है। अगर ग्लूकोज का लेवल थोड़ा हो और लिम्फोसाइट उसमें सीएसएफ में ज्यादा हो तो ये कौन सी मेनिंजाइटिस होती है? टीबी वाली। क्लियर है? 3 तरह की मेनिंजाइटिस होती हैं, एक वायरल, ठीक है, एक सिंपल बैक्टीरियल,
सिंपल बैक्टीरियल जो है, जो मोस्ट कॉमन स्ट्रेप्टो मैंने आपको बताया था निमोनिया के अंदर मेनिंजाइटिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, वो वाली बैक्टीरियल जो है, ठीक है। और ये है तो ये भी बैक्टीरिया है, तो ये भी बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस जो है इसमें और दूसरी बैक्टीरियल के अंदर क्या फर्क है? एक पेशेंट है उसको मेनिंजाइटिस हुई है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe से, ठीक है। बैक्टीरिया ग्लूकोज खाता है और फोर्स खाता है। सीएसएफ के अंदर ग्लूकोज कैसा होगा? थोड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेल कौन से हैं? ये तो एक्यूट मेनिंजाइटिस करवाता है, तो एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट इंजरी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन कौन से सेल होंगे? उसके अंदर आपको मिलेंगे सीएसएफ में न्यूट्रोफिल। अगर सीएसएफ के अंदर न्यूट्रोफिल ज्यादा हो, आपको सेल मिले न्यूट्रोफिल, ठीक है, पॉलीमार्फ हो, न्यूट्रोफिल मिले और ग्लूकोज का लेवल सीएसएफ के अंदर कम हो, ये कौन सी मेनिंजाइटिस होती है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe वाली हो सकती है, इकोलाई वाली हो सकती है, लिस्ट्रिया वाली हो सकती है, जिन वो एज के हिसाब से मेनिंजाइटिस की भी काज है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहलाएगी, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो टीबी, टीबी भी तो एक बैक्टीरिया है, इसमें इसमें क्या फर्क है? टीबी क्या करता है? स्लोली इन्फेक्शन होता है, उसमें कौन से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, तो कौन से सेल ज्यादा होते हैं सीएसएफ में? लिम्फोसाइट। और ग्लूकोज कैसा होता है? थोड़ा, क्योंकि बैक्टीरिया है, ग्लूकोज तो खाएगा, तेजी से खाया स्लोली खाया, है तो बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया नेचर तो चेंज नहीं कर सकता ना, उसने एनर्जी के लिए ग्लूकोज तो उसको चाहिए, तो ग्लूकोज उसको कंज्यूम कर जाएगा सीएसएफ का। सीएसएफ का ग्लूकोज थोड़ा हो, लिम्फोसाइट ज्यादा हो, तो कौन सी मेनिंजाइटिस होती है? ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, ठीक है। अगर सीएसएफ के अंदर लिम्फोसाइट्स ज्यादा है, लिम्फोसाइट्स ज्यादा है और ग्लूकोज नॉर्मल है, लिम्फोसाइट्स ज्यादा है, ग्लूकोज नॉर्मल है, इसको क्या कहेंगे? ये कौन सी मेनिंजाइटिस है? वायरल। क्लियर है? ये वायरल है। लिम्फोसाइट ज्यादा हो, ग्लूकोज नॉर्मल हो, वायरल मेनिंजाइटिस। लिम्फोसाइट हो सीएसएफ के अंदर, ग्लूकोज थोड़ा हो, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, ठीक है। न्यूट्रोफिल हो सीएसएफ के अंदर और ग्लूकोज थोड़ा हो, ये होती है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। डन हो गया। अच्छा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी यूट्रन की जो है ना ट्यूब जो होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं, सेल्फ मेनिंजाइटिस, इसकी वजह से फीमेल के अंदर जो है वो इनफर्टिलिटी का वो इशू काज बनती है टीबी, ठीक है। और बोन्स के अंदर ओस्टियोमाइलिटिस जो है, स्पेशली बोन्स में वर्टिब्रा नहीं छोड़ने, इसमें जो वर्टिब्रा का जो टीबी होता है, वर्टिब्रा का टीबी जो है उसको कहते होते हैं पॉड डिजीज। वर्टिब्रा टीबी को क्या कहते हैं? पॉड डिजीज जो है, इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है कि वर्टिब्रा इतने डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पस पड़ जाती है वर्टिब्रा के अंदर जो है। अच्छा बताइएगा ये पस कैसी होती है? टीबी की पस कैसी होती है? कल एक्सप्लेन की थी मैंने पस, उसको क्या कहते हैं? टीबी वाली पस को क्या कहते हैं? कोल्ड अपसेस। कैसी अपसेस होती है? कोल्ड अपसेस। वजह क्या है? हाई ग्रेड फीवर नहीं है जी इसमें, टेंडरनेस नहीं है, वर्टिब्रा का टीबी हुआ है जी, वर्टिब्रा के इर्द गिर्द अपसेस बन गया। अब वो अपसेस जो है पेशेंट को ना उस एरिया पे पेन है, ना टेंडरनेस है, रेडनेस है, ना वार्मनेस है, ना हाई ग्रेड फीवर है, तो सिंपल अपसेस वाले फीचर ही नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं कोल्ड अपसेस जो है। इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है टीबी के अंदर? ये सारे सवाल है, एमसीक्यू है सारे। इंटेस्टाइन के अंदर आइलियम, आइलियम से थोड़ा सा और मतलब उसको स्पेसिफाई करो, वो तो है भी 3-4 मीटर की, 3 मीटर की तो होती है। लास्ट पार्ट टर्मिनल आइलियम, ठीक है, टर्मिनल जो इसको याद रखिएगा, टर्मिनल आइलियम जो है। ये टर्मिनल आइलियम क्यों मेंशन करना पड़ रहा है मुझे, इतना ज़रूरी क्यों है ये? क्योंकि ये विटामिन B12 को ऑब्जॉर्व करने की जगह होती है, तो इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होना है बाद में अपने, टर्मिनल आइलियम का टीबी होना है, यही एरिया टाइफाइड के लिए होता है, ठीक है। लास्ट पार्ट आइलियम का होता है, तो इंटेस्टाइन का टीबी होता है, टर्मिनल आइलियम का, वर्टिब्रा अफेक्ट होते हैं, बोन्स का टीबी होता है, ठीक है। अब सारे टीबी ठीक हो सकते हैं, बाकी आर एंटी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है आप इसको भी हैंडल कर सकते हो, मेडिकेशन अवेलेबल है। अब तो होता है ना कि डायग्नोसिस जल्दी आप इन्वेस्टिगेट करो, टीबी उसको निकल आया जो, उसको जल्दी से थेरापी स्टार्ट, डॉट थेरापी उसको कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरापी, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिलती है मेडिकेशन जो है, इसलिए अब टीबी पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है, इसको स्क्रीन कर लेते हैं उसको जल्दी, ठीक है।
तो अगर टीबी बॉडी में फैल गया फिर भी इलाज हो जाएगा आराम से, ठीक है, लेकिन याद रखना बोन में चला गया है तो फिर इलाज बहुत मुश्किल है, तो बोन के अंदर तो एंटीबायोटिक भी नहीं घुसती जल्दी से, ठीक है, तो बोन के अंदर एंटीबायोटिक को प्रॉब्लम होता है पेनिट्रेट करने में, ठीक है, बोन का टीबी ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये पॉट डिजीज जो है ना, ये पॉट डिजीज इसमें पेशेंट को काइफोसिस हो जाती है, वर्टिब्रा का डिफेक्ट होता है। अच्छा, अगर पॉट डिजीज हो गई है, वहाँ अपसेस पड़ गई है, तो बताएं अब क्या होगा उसको। वो अपसेस क्या करेगी, वो अपसेस एक मैस है, वो जो नर्व निकलेंगे स्पाइनल कार्ड से जो है वो उधर से तो निकलनी है वर्टिब्रा के फोरामेन से, वो उसके ऊपर कंप्रेशन डालेंगी, उससे क्या होगा, पैरालिसिस होगा। फिर पॉट डिजीज, वर्टिब्रा का पीडी है, वर्टिब्रा का जो टीबी हो गया है, तो एक तो उसको मतलब वर्टिब्रा डैमेज हो रहे हैं, तो उसका स्पाइनल कार्ड डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्पाइनल कार्ड, जो स्पेशली जो नर्व्स हैं जो वहां से निकल रही हैं उनके ऊपर कंप्रेशन आएगी इस अपसेस से, बोन से बोन से अपसेस निकली है तो कहाँ है, साइडों पे तो पड़ी है, पैरावर्टिब्रल अपसेस होती है, इसका नाम है पैरावर्ट मतलब अलोंग विद वर्टिब्रा, पैरावर्टिब्रल अपसेस होती है, कोल्ड है, इतनी पेनफुल नहीं होती, अपसेस जहाँ होती है वो टेंडरनेस करती है, ठीक है, बहुत पेन करती है, इसलिए मैंने उसको नाम रखा हुआ है क्या, कोल्ड अपसेस, तो कोल्ड अपसेस कहा जाता है। सिर्फ वो यहाँ पे मैस लाइक काम कर रही है, जिसका कोई मैस है, वो कंप्रेशन का फिनोमेना करती है सिर्फ, ठीक है, तो वो कंप्रेस कर देती है किसको, नर्व्स को जो है, तो नीचे जो लोअर लिम्ब को जो नर्व जानी है, लुम्बर वर्टिब्रा, वर्टिब्रा में कौन सा अफेक्ट करना है आपने, लुम्बर वर्टिब्रा का टीबी होता है, ठीक है जी, लुम्बर वर्टिब्रा का टीबी होता है। अब वो लुम्बर वर्टिब्रा का टीबी किडनी से आराम से बैक्टीरिया आगे चला जाता है लुम्बर वर्टिब्रा का। अच्छा, अब लुम्बर वर्टिब्रा का टीबी है और नीचे फिर आपका जो सैक्रल प्लेक्सस होता है ना, सैक्रल प्लेक्सस, लुम्बर प्लेक्सस, लुम्बो सैक्रल प्लेक्सस, वो आपका डैमेज होगा, इससे जो है वो आपको लोअर लिम्ब पैरालाइज हो सकता है, ठीक है। ये टीबी का जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है, इसको हम मिलरी ही बोलेंगे, डॉट लाइक लेजन होते हैं, ठीक है, डॉट लाइक लेजन होते हैं, ये इसको क्या कहोगे, इसका नाम रखा हुआ है सिस्टेमिक मिलरी टीबी। आइसोलेटेड आर्गन टीबी मतलब वो बहुत ही रेयर केस बनेगा। आप देखें ना, टीबी का बैक्टीरिया पूरी बॉडी में आ गया, उसने ये नहीं देखना कि ये किडनी है, ये आपका वो एड्रिनल ग्लैंड है, उसने सबको इन्वॉल्व करना है। आइसोलेटेड एब्डोमिनल टीबी की काज बताएंगे, आइसोलेटेड इंटेस्टाइनल टीबी की काज अभी तो पड़ी है, कैसे हुआ था उसको, आइसोलेटेड मतलब एक ही इंटेस्टाइन इफेक्ट हुई है उसका टीबी की, क्या वजह है, उसमें इन्फेक्शन होता है, इसको कोश एब्डोमेन भी कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम बोविस, बोविस एनिमल सोर्स है, अनपास्चराइज्ड मिल्क से जो है वो आया है, दूध बॉयल नहीं था, उसके अंदर होता है वो, तो बॉयल करके पीना चाहिए, एब्डोमिनल टीबी हो सकता है, ठीक है, वो आइसोलेटेड टीबी कहलाता होता है। अच्छा, अब सिस्टेमिक मिलरी टीबी जो है, कोई भी चीज छोड़ी तो नहीं है, बचा गया है कुछ, कुछ भी नहीं बचा, हार्ट ही रह गया एक, क्लियर है, ये पूरी बॉडी इफेक्ट होती है, ये होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है। तो इसकी प्रोग्रेशन डन होगी है, कैसे ये फैला है, प्राइमरी टीबी से, प्राइमरी कम्प्लेक्स बना, जी सर। इम्यून सिस्टम ठीक नहीं था, प्राइमरी प्रोग्रेसिव हो गया, ठीक है, तो प्राइमरी प्रोग्रेसिव जो है, अच्छा अब यहाँ तक उसको डिजीज हो गई है, वही प्राइमरी प्रोग्रेसिव अब किस में चेंज हो जाएगा, मिलरी में। अच्छा, शुक्र है इम्यून सिस्टम ठीक था मेरा, एक ही लेजन था, इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक था, वो टीबी सो गया कुछ देर के लिए, मैंने उसके हमारे इम्यूनिटी ने उसको पकड़ के रखा, उसको ग्रो नहीं करने दिया, ठीक है, वो प्राइमरी टीबी ही रहा। अच्छा, जैसी उम्र ज़्यादा हुई या कोई डिजीज़ और होगी साथ में, डायबिटीज़, न्यूप्लेजिया, लिम्फोमा, हार्टफिल लिम्फोमा, सार्कोइडोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कितनी मर्जी डिजीज़ कर लो, फिर कोई सारी इम्यूनिटी, देखो ना, कोई और डिजीज़ हो जाए टीबी के होते हुए तो सारा डिफेंस उस तरफ चला जाएगा, तो इसको फिर कौन संभालेगा, तो ये दोबारा रीएक्टिवेट हो जाता है, तो रीएक्टिवेट होगा सेकेंडरी, इसको क्या कहोगे आप अब, सेकेंडरी टीबी। सेकेंडरी टीबी क्या करता है, सेकेंडरी टीबी क्या करता है, कैविटी बनाता है, बन गई कैविटी अपर लोब के अंदर, अब ये डिस्ट्रक्शन वाला लेजन करेगा, अब ये नहीं है कि सिंपल ग्रैनुलोमा बना के बस कर देगा, नहीं, सेकंड टाइम जब एक्साइट होता है तो ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है, डिस्ट्रक्टिव लेजन होते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है नीचे, अब वो फिर दोनों लंग्स में इक्वली फैला, किसमें चेंज हुआ, प्रोग्रेसिव सेकेंडरी बन गया, दोनों लंग्स में चला गया,
मैसिव, अब वो कुछ कैसे स्प्रेड हो रहा है उसका, हेमेटोजिनस स्प्रेड, पूरी बॉडी में फैल गया। ये है जी आपका मिलिट्री टीबी। दोनों लंग्स अफेक्ट हो गए पूरे, अब पूरी बॉडी का कोई भी आर्गन नहीं छोड़ा उसने, ठीक है, मेजोरिटी उसने कोई भी आर्गन नहीं छोड़ा। जो फेवरेट आर्गन कौन कौन से हैं, एड्रिनल ग्लैंड तो पूरा डिस्ट्रॉय करके रख देना है उसने, ठीक है। किडनी की बचत फिर भी हो जाती है, इंटेस्टाइन की बचत नहीं होनी, बोन की बचत नहीं होनी, ठीक है। तो ये उनको बहुत सारा डिस्ट्रॉय करता है। ये आपका सारा जो है वो टीबी को लगता था। हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है इसमें, रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर सिर्फ लंग कैंसर जो है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल रेसिपी पूरा हो जाएगा, रेसिपी कैंसर हो जाएगा, तो ठीक है इंशाल्लाह बाकी कल करेंगे। अस्सलाम ओके। वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। हेलो।